देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बाय द वेरिएबल फोर्स। आगे बच्चों, आगे के लेक्चर में भी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव की थी, पर उसमें अंदर कांस्टेंट फोर्स की बात थी। अब ये वेरिएबल फोर्स होगा तो क्या होगा, तो यहाँ हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम एंड इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन ए मतलब वन डायमेंशन। अब यहाँ वो यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ उसने वर्क कितना किया तो वो मुझे फाइंड करना है। तो इफ अ मास ऑफ द बॉडी इज m एंड इज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन वन डायमेंशन या इन x डायरेक्शन, तो उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ मास ऑफ बॉडी इज m and velocity v मूविंग इन ए वन डायमेंशन x डायरेक्शन, तो उसके लिए वर्क हम कितना लिख सकते हैं और इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो जब ये मोशन करेगा तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कोई भी चीज मोशन करती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो mv²। अब ये जैसे यहां से यहां जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो धीरे धीरे डिक्रीज होगी और यहां आके बॉडी रेस्ट में आ जाती है। तो यहां हम उसका कोई भी चीज चेंज होती है तो हम क्या लिखते हैं, डेरिवेशन। सो टेकिंग डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी। स्टूडेंट्स है डेरिवेशन क्या है, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। डेरिवेशन के लिए मैंने अलग बनाया है, आप लिख दीजिए फिजिक्स जॉन डी.के. पटेल डेरिवेशन। तो 11th में हमें कितनी ज़रूरत है फिजिक्स के अंदर, एक्चुअली तो डेरिवेशन तो मैथ्स का सब्जेक्ट है, पर हम 11th के अंदर डेरिवेशन का क्या यूज़ है फिजिक्स के अंदर और कितना हमें चाहिए उतना ही मैंने आपको सिखाया। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो मैं इसका डेरिवेशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो के का हम डेरिवेशन करेंगे तो डी.के. होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो dt इज इक्वल टू 1/2m, ये कांस्टेंट उसका डेरिवेशन नहीं होगा, और ये v² का होगा 2v और v का होगा dv/dt। v² का 2v और v का होगा dv/dt। अब यहां जानते हैं कि ये 2 कट जाएगा, ये dv/dt को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। सो dk/dt इज इक्वल टू mv, और इसको मैं a कह सकता हूँ। आप कहना हो तो रीजन दे सकते हो कि dv/dt इज इक्वल टू a, एक्सलरेशन, और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सलरेशन। अब यहाँ आप f इज इक्वल टू ma लिखते थे, न्यूटन सेकंड लो, तो मैं इसकी जगह ऐसा लिख देता हूँ कि f इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लो। सो dk/dt इज इक्वल टू यहाँ f और क्या आएगा v। अब v की जगह हम लिख सकते हैं का चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप f और इसकी जगह लिख सकते हैं dx/dt। तो v की जगह आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू dx/dt, मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है वो। अब दोनों तरफ आप dt कट कर दीजिए, तो यह dk और यह आएगा f dx। अब इसको आप बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसको बोलते हैं वर्क। तो यहां आप लिख सकते हैं कि इसकी जगह वर्क लिख सकते हैं, तो dk इज इक्वल टू w, चेंज इन काइनेटिक इज इक्वल टू वर्क, और दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम। आ गया, तो यह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, तो ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई। वर्क एनर्जी थ्योरम को हम जनरली ऐसे लिखते हैं कि dk इज इक्वल टू w, कई लोग इसको डेल्टा के भी लिखते हैं, इज इक्वल टू w। अब ये वर्क एनर्जी के कुछ पॉइंट सीखते हैं जो एमसीक्यू में G1 डी.के. के अंदर भी आते हैं। ये हमने फॉर्मूला तो डिराइव कर दिया, पर उसके कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं और वो कैसे आप पूछते हैं। तो पहले एक देखते हैं, इफ अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, तो अगर आप ऐसा कहे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया तो सम पॉइंट्स देखते हैं। तो इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी का ये चेंज 0 होगा तो W क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कहाँ होता है, तो ऐसा होता है कि एग्जांपल लेते हैं, पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन
विथ कांस्टेंट स्पीड तो दैट टाइम वर्क इज इक्वल टू 0। तो तब वर्क 0 होता है कि पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन और विथ कांस्टेंट स्पीड तो वर्क क्या होगा 0। अगर कोई पार्टिकल सर्कल पर घूम रहा है तो उसका क्या होगा, तो सिंपल बात समझते हैं कि यहाँ आप समझते हैं एटम है, ये हमारे प्लैनेट है, तो वो यूनिफॉर्मली मोशन अपनी ऑर्बिट पर घूमे, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट होती है, तो स्पीड से कांस्टेंट होता है, इसका वर्क क्या होगा 0। तो इलेक्ट्रॉन जो मोशन करता है एटम के अंदर, इन ऑर्बिट के अंदर, तो उसका टोटल वर्क क्या होता है 0 होता है। तो एक इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। अब एक दूसरा देखते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि इफ द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी या बॉडी इज डिस्प्लेस इन ए फोर्स डायरेक्शन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स डायरेक्शन, तो क्या होगा, तो इफ डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्स डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क क्या होगा पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक इंक्रीज होती है। इसका एग्जांपल तो हम ऐसा लिख सकते हैं अ फ्री फॉल बॉडी। अब कोई बॉडी को मैं यहां से छोड़ दूं तो अब देखेंगे कि बॉडी नीचे जा रही है, तो क्या होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, नीचे नीचे जाएगा, तो क्योंकि वर्क क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। एक और पॉइंट समझते हैं कि तीसरा पॉइंट हम लेते हैं कि इफ डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो तब वर्क क्या होता है, तो हम पढ़े थे नेगेटिव वर्क होता है। सो नेगेटिव वर्क हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है। ऐसा एग्जांपल, तो यहां से मैं ऐसा कर सकता हूं, इस पेन को ऊपर धक्का मारूं तो पेन धीरे धीरे ऊपर जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटी के ऑपोजिट में जा रही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल लिखना हो तो अ बॉडी moves in upward direction, तो बॉडी मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, बॉडी ऊपर जा रही है, ऐसा समझो कि बॉडी अब मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इस कॉल द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमने बताया होगा वर्क एनर्जी थ्योरम बाय द वेरिएबल फोर्स। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही लेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के पॉइंट की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।